अंधेरी रात थी। चांद अपनी फीकी रोशनी सिर्फ इतना उजाला फैला रहा था कि रात और भी भयावह लगे। गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली के पास से एक आदमी गुजर रहा था। उसका नाम रघु था। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक सिर कटा भूत रहता है। जो भी वहां रात में गया वो लौट कर नहीं आया। रघु शराबी आदमी था। उसे इन चीजों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो अंदर पहुंच गया। अंदर जाते ही एक अजीब सी गंध सी लगी, जैसे सड़े हुए मांस की। रघु ने एक हल्की चीख सुनी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वो एक बड़े से हॉल में पहुंचा, जिसमें पुरानी मूर्तियां और टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी थी। अचानक एक जोर का झटका लगा और दरवाजा खुद बंद हो गया। रघु ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। एक इंसान की लाश बिना सिर के जमीन पर पड़ी थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरा सिर कहाँ है? रघु ने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक आवाज आई, तू भी मुझे धोखा देगा जैसे बाकी लोगों ने दिया? उसने चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसका शरीर सुन्न होने लगा, जैसे किसी ने उसके खून को जमा दिया हो। वो गिर पड़ा। उसे अपने दादा की बात याद आई। ये भूत एक सेना का सरदार था, जिसे उसके ही साथियों ने धोखा दिया था। उसका सिर उसके शरीर से अलग करके इसे यहाँ दफना दिया गया था। तब से हर पूर्णिमा की रात वो अपने सिर की तलाश में निकलता था। रघु ने हाथ जोड़ लिए, मुझे छोड़ दो। लेकिन भूत की हंसी गूंज उठी, अब तेरा भी सिर नहीं रहेगा। अचानक रघु की गर्दन धड़ से अलग हो गई। उस रात के बाद कोई भी रघु को दोबारा नहीं देख पाया, लेकिन जो लोग उस हवेली के पास से गुजरते थे वो एक अजीब सी आवाज जरूर सुनते थे, मेरा सिर कहाँ है? ये सिर कटा दानव क्या आतंक लेकर आने वाला है और किसको अपना अगला शिकार बनाने वाला है? आइए देखते हैं आगे की कहानी में। मनोज दिल्ली में अपने दोस्त विकास के साथ रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे, सालों से एक दूसरे के साथ थे। विकास मनोज पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन मनोज को एक बुरी आदत लग चुकी थी, सट्टा लगाने की। शुरुआत में वो थोड़ा बहुत ही खेलता था, लेकिन धीरे धीरे ये आदत लत बन गई। एक दिन ऐसा आया जब उसने अपना सारा पैसा जुए में गंवा दिया, लेकिन उसकी हवस इतनी बढ़ चुकी थी कि वो रुकने को तैयार ही नहीं था। उसे लगा कि विकास के पास जो अच्छे पैसे हैं, तो क्यों ना उसके पैसों का इस्तेमाल किया जाए। उसने एक नया सट्टा लगाने वाला ऐप डाउनलोड किया और उसमें विकास के नंबर से लॉगिन करने के लिए उससे ओटीपी मांगा। विकास ने बिना सोचे समझे ओटीपी दे दिया, क्योंकि उसे मनोज पर पूरा भरोसा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और मनोज ने चालाकी से विकास से उसका बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड भी निकलवा लिया। अब उसके पास पूरा एक्सेस था। फिर उसने विकास के खाते के सारे पैसे उस सट्टा ऐप में लगा दिए। कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो गया। पूरा पैसा डूब चुका था। मनोज के होश उड़ गए। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो पसीने पसीने हो गया। उसने सोचा कि विकास को जब पता चलेगा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। डर के मारे उसने चुपचाप अपना सामान पैक किया और बिना किसी को बताए गांव भाग गया। वो जैसे ही गांव पहुंचा तो उसी पुरानी हवेली के पास से गुजरा। हवेली से वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता चला गया। जब विकास को सच्चाई पता चली तो वो सन्न रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मनोज ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। उधर मनोज के माता पिता उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, अचानक कैसे आ गया बेटा? मनोज ने झूठ बोल दिया, अरे ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम मिल गया है तो सोचा कुछ दिन यहाँ रह लूं। अगली सुबह गांव में हल्ला मच गया। रघु जो पुरानी हवेली की तरफ गया था वो गायब हो गया था। जब मनोज ने इसके बारे में सुना तो हंस पड़ा, लेकिन तभी उसने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना,
कि वहां कोई खजाना छुपा हो सकता है और शायद कोई उस खजाने की रखवाली कर रहा है। तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर वो खजाना मेरे हाथ लग जाए तो सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। मुझे एक बार वहां जाकर देखना ही पड़ेगा। रात गहरा चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी अंधेरे और सन्नाटे में मनोज दबे पांव हवेली की ओर बढ़ने लगा। लेकिन गांव के 4 नामी जुआरी हरिया, पन्नू, बंधु और रंजन ने उसे देख लिया। उन्होंने पूछा, अरे मनोज, इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? मनोज पहले तो घबरा गया, फिर तुरंत संभलते हुए बोला, अरे मैं हवेली की तरफ जा रहा हूँ, वहां खजाना छिपा है। खजाने का नाम सुनते ही उन चारों की आंखें चमक उठी। लालच में आकर उन्होंने मनोज से कहा, तो फिर हम भी तेरे साथ चलते हैं। अब वो चारों हवेली की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि चारों जुआरियों को अंदर से बहुत डर लग रहा था, लेकिन खजाने की लालच में वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जब वो हवेली के अंदर पहुंचे तो वहां घोप अंधेरा था। मनोज ने धीरे से कहा, अब जल्दी से खोज शुरू करो। अगर हो सके तो जमीन खोदना भी शुरू कर दो। हो सकता है खजाना यहीं कहीं दफन हो। इतना कहते ही अचानक एक अजीब सी आहट हुई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी भरकम जूते पहने तेजी से चलता हुआ उनकी ओर आ रहा हो। हर कदम की आहट इतनी भारी थी मानो बादल गरज रहे हो। पांचों के दिल दहल गए। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, मेरा सिर कहाँ है? क्या तुम लोग मेरा सिर ढूंढ रहे हो? लाओ, जल्दी लाओ, मेरा सिर मुझे दे दो। ये सुनकर पांचों की रूह कांप गई। हरिया और पन्नू ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, कौन है? सामने आओ, हमें पता है तूने यहाँ खजाना छिपा रखा है। उनके इतना कहते ही हवेली में एक जोरदार डरावनी हंसी गूंज उठी। फिर वही रहस्यमयी आवाज आई, मेरा सिर ही मेरा खजाना है और मेरा खजाना ही मेरा सिर है। रंजन और बंधु घबराते हुए थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन अचानक उनके पैर किसी चीज से टकरा गए और वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। उन्होंने जल्दी से उठकर देखा तो उनके सामने बहुत सारी लाशें पड़ी थीं। ये सभी गांव वालों की लाशें थीं, जिनके सिर उनके धड़ से अलग हो चुके थे, पर उनके कटे हुए सिर उनके शरीर के पास ही रखे हुए थे। ये देखकर पांचों के बदन से पसीना टपकने लगा। तभी उन कटे हुए सिरों ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उनके मुंह भी खुल गए और एक भयानक आवाज आई, चले जाओ यहाँ से, वरना वही हाल होगा जो हमारा हुआ। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। रंजन और बंधु बुरी तरह डर गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत भागने लगे। मनोज, हरिया और पन्नू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर भाग गए। हरिया और पन्नू ने मनोज से कहा, हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन मनोज ने उन्हें लालच देकर रोक लिया। तभी फिर से वही भारी भरकम कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार वो कदम और भी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। मनोज फटाफट एक कोने में छिप गया, लेकिन हरिया और पन्नू भाग नहीं पाए। उनके सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसका सिर नहीं था। उसे देखकर हरिया और पन्नू ऐसे कांपने लगे जैसे तेज आंधी में कोई पेड़ हिल रहा हो। तभी उस सिर कटे आदमी ने अपनी दोनों बाहें उठाई और एक झटके में हरिया और पन्नू के सिर उनके धड़ से अलग कर दिए। मनोज ये सब एक कोने से छिपकर देख रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी उसने देखा कि वो सिर कटा आदमी हरिया और पन्नू के कटे हुए सिर उठाकर अपने धड़ पर लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, वो गुस्से में चीख उठा। शायद ये सिर उसके काम के नहीं थे। उसने गुस्से में उन सिरों को भी उनके धड़ के पास रख दिया और वापस मुड़कर जाने लगा। मनोज को जैसे ही मौका मिला, वो हवेली के पिछले दरवाजे से भाग निकला। हालांकि उसने भागते भागते देखा कि रंजन और बंधु की लाश भी वहीं पड़ी है। वो उनको नजरअंदाज करता हुआ भाग आया,
लेकिन जब वो अगली सुबह उठा और घर से बाहर निकला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि हरिया, रंजू, बंधु और पन्नू चारों उसके सामने जिंदा खड़े थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये कैसे संभव है? मैं तो कल अपनी आंखों से इनकी लाशें देख चुका हूं। वो घबरा कर उनके पास गया और कांपते हुए बोला, तुम लोग जिंदा कैसे हो? तुम तो कल रात मर गए थे। चारों उसे घूरने लगे और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगे। रंजन बोला, पागल हो गया है क्या? लगता है कोई बुरा सपना देख लिया तूने। तेरा दिमाग ठीक है या नहीं? मनोज पूरी तरह उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सपना था या कोई भयानक जादू। तभी दूर से विकास आता हुआ दिखाई दिया। मनोज का शरीर ठंडा पड़ गया। वो समझ गया कि विकास उससे अपने पैसे लेने आया होगा। विकास की नजर मनोज पर पड़ गई और वो जोर से चिल्लाया, तूने मुझे धोखा दिया है। मेरे सारे पैसे हड़प लिए। वापस कर मेरे पैसे। मनोज ने बिना कुछ सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। वो दौड़ते दौड़ते फिर से पुरानी हवेली तक पहुंच गया। मनोज जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचा तो सामने वही सिरकटा आदमी खड़ा था। मनोज की आत्मा जैसे शरीर छोड़ने वाली थी। सिरकटा बोला, कल तो मेरा सिर खोजने आया था ना? बता, मेरा सिर कहाँ है? मनोज के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा, तो ये सपना नहीं था, सब कुछ सच था। तभी पीछे से विकास भी हवेली में आ गया। उसने जैसे ही सिरकटे आदमी को देखा, वो ठिठक पड़ा। मनोज ने विकास को सिरकटे की तरफ धक्का दिया और वो बाहर भागा। लेकिन तभी उसी पल सिरकटे आदमी ने अचानक भयानक चीख मारी। पूरी हवेली में उसकी गूंजती आवाज सुनाई देने लगी। तभी चारों तरफ पड़ी लाशें तड़पने लगी। उनकी हड्डियां चरमराने लगी। सड़ चुके शरीर उठने लगे और उनके सिर अचानक हिलने लगे। हवेली की जमीन से खून बहने लगा और जरा ही देर में चारों तरफ लाशों के झुंड खड़े हो गए। विकास ये सब देखकर इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज बंद हो गई। नहीं! मनोज भी जरा दूर भागकर रुक चुका था क्योंकि लाशों ने उन दोनों को घेर लिया था। सिरकटे आदमी ने उसकी तरफ उंगली उठाई और गरजते हुए कहा, तू हमेशा से धोखेबाज था। पहले इसे धोखा देकर यहाँ आया और अब यहाँ से भी भाग रहा है। जरा तो शर्म कर। मनोज की हालत खराब हो गई। वो किसी भी हाल में यहाँ से भागना चाहता था। उसने लाशों को जोर से धक्का दिया और भागने लगा। लेकिन तभी सिरकटे आदमी ने अपना लंबा सड़ा गला हाथ आगे बढ़ाया और मनोज की गर्दन पकड़ ली। मनोज हवा में लटक गया। उसकी आंखें फटी रह गई। सिरकटे आदमी ने भयंकर हंसी हंसते हुए कहा, बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्योंकि अब तेरा सिर धड़ से अलग होने वाला है। मनोज ने रोते हुए कहा, अगर तुमने कल उन चारों को मार दिया था तो वो आज जिंदा कैसे हैं? क्या मैं भी कल जिंदा हो जाऊंगा? सिरकटा आदमी जोर से हंसा और उसने चुटकी बजाई। अचानक विकास गायब हो गया। मनोज की आंखें फटी रह गईं। सिरकटे आदमी ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, कल रात तेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरी माया थी। तू कल यहाँ अकेला आया था। जो भी तुझे दिखा वो मेरी माया थी। मैंने सोचा तुझे डराकर मार दूंगा, लेकिन तू भाग निकला। इसलिए तुझे वापस लाने के लिए मैंने तेरे दोस्त का भ्रम दिखाया और तू खुद मेरे जाल में फंस गया। मनोज ने पूरी ताकत लगाकर चीखने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिरकटे आदमी ने अपना सड़ा गला हाथ उठाया और मनोज की गर्दन सट से काट दी। मनोज का सिर फर्श पर गिर पड़ा और उसकी आंखें अभी भी फटी की फटी थी।
सिर कटे आदमी ने धीरे से मनोज का कटा हुआ सिर अपनी कटी हुई गर्दन पर रख लिया। जैसे ही उसने सिर लगाया, उसके शरीर में भयानक उबाल आया। कटी हुई जंगली उड़ने लगी और देखते ही देखते सिर कटे आदमी की गर्दन पर मनोज का सिर पूरी तरह फिट हो गया। मनोज के होठ हिले और उसके गले से एक आवाज निकली, मैं वापस आ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसी कहानियां देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें।